नमस्कार दोस्तों। आज फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमने पिछली क्लास में आमेर या जयपुर के कछुआ वंश के बारे में पढ़ा। आज हमारा ये दूसरा पार्ट होगा कछुआ वंश से संबंधित। पहले पार्ट में हम पूर्णमल तक पृथ्वीराज कछुआ के जो सबसे छोटे पुत्र होते हैं पूर्णमल, उनके राजा बनने तक हम पढ़ चुके थे। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे कि पूर्णमल के बाद में भारमल या बिहारीमल हैं जो जयपुर के आमेर के शासक बनते हैं। उस समय आमेर राजधानी हुआ करती थी, तो आमेर के शासक बनते हैं नेक्स्ट कौन? भारमल। तो हम शुरू करेंगे भारमल से कि भारमल राजा कैसे बने, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे और उसके पश्चात पढ़ेंगे हम भारमल से आगे के शासकों के बारे में। ठीक है, देखो हमने पिछली बार पढ़ा पृथ्वीराज कछुआ के कितने पुत्र थे? 12 पुत्र। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। पृथ्वीराज कछुआ के कितने पुत्र थे? 12। राजा कौन? आमेर का शासक किसको बनाते हैं? पृथ्वीराज पूर्णमल को। किसको बनाते हैं? पूर्णमल को। क्यों बनाते हैं? कि जो इनकी पत्नी होती है बालाबाई, उनका पुत्र कौन होता है? पूर्णमल। और बालाबाई का उस समय पृथ्वीराज कछुआ के ऊपर ज्यादा कंट्रोल होता है। ठीक है, अभी देखो 12 पुत्र थे, लेकिन यहाँ हमको कितने? सिर्फ 2 ही पुत्रों के बारे में याद रखना है। 3 पुत्रों के बारे में याद रखना है। ठीक है, पहले पुत्र सबसे छोटे पूर्णमल, और दूसरे के बारे में याद रखना उनके बाद में शासक कौन बनते? भीमदेव। ये सबसे बड़े पुत्र होते हैं पृथ्वीराज कछुआ के। और तीसरा कौन? भारमल। भारमल। ठीक है, हमको इन 3 ही पुत्रों के बारे में याद रखना। देखो पूर्णमल का पुत्र कौन होता है? सूजा। कौन होता है? सूजा। और भीमदेव के 2 पुत्र होते हैं, रतन सिंह, एक होता है आस्करण। ठीक है, बाद में भारमल के 10 पुत्र होते हैं। देखो भारमल शासक कैसे बना? वैसे देखा जाए तो बड़े पुत्र होने के नाते शासक किसको बनना चाहिए? आमेर का भीमदेव को। लेकिन पृथ्वीराज कछुआ ने किसको बना दिया? पूर्णमल को। ठीक है, पूर्णमल जब शासक बनता है तो उसके पश्चात कुछ दिनों के पश्चात पृथ्वीराज कछुआ का देहांत हो जाता है। उसके पश्चात क्या करता है? भीमदेव है जो पूर्णमल के ऊपर अटैक करता है और उनसे आमेर का सिंहासन छीन लेता है। भीमदेव के सिंहासन छीनने के पश्चात में कुछ समय पश्चात भीमदेव की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके जो पुत्र होते हैं रतन सिंह, ये शासक बनते हैं। और रतन सिंह है जो विलासी प्रवृत्ति का होता है। कैसी प्रवृत्ति का होता है? विलासी प्रवृत्ति का होता है। और इनका साम्राज्य ये चलाने में इतने यानी अग्रसर इसको साम्राज्य को नहीं कर पाते हैं या बढ़ा नहीं पाते हैं अपने साम्राज्य को। तो इस चीज को कौन देख रहा होता है? भारमल देख रहा होता है। ठीक है, भारमल अभी क्या है कि आमेर का शासक बनने की फिराक में घूम रहा होता है। तो रतन सिंह, ये भारमल क्या करता है? आस्करण को रतन सिंह के खिलाफ भड़काता है और भड़का करके रतन सिंह की क्या करवा देता है? मृत्यु करवा देता है। कौन? भारमल। भारमल बोलता है कि रतन सिंह तो विलासी प्रवृत्ति का है, ये हमारे साम्राज्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने में नाकाम है। आप ऐसा करो कि रतन सिंह को रास्ते से अपने से हटा दो और शासक तुम स्वयं बन जाओ। और इसको किसी प्रकार से चढ़ा देता है। तो आस्करण क्या करता है? रतन सिंह की हत्या करवा देता है। हत्या करवाने के बाद भारमल क्या करता है? जो यहाँ के जो सरदार होते हैं, आमेर क्षेत्र के जितने सरदार होते हैं, उनको अपने कंट्रोल में कर लेता है, अपने अधीन कर लेता है या अपने वश में कर लेता है। और आस्करण को क्या? राजद्रोही ठहरवा देता है। राजद्रोही या देशद्रोही। उस समय राजद्रोही या देशद्रोही उस व्यक्ति को बोला जाता था जो शासक के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा करता था। तो इसको राजद्रोही ठहरा करके इसको आमेर की गद्दी से हटा देता है और शासक कौन बन जाता है? भारमल बन जाता है। शासक भारमल बन तो जाता है, लेकिन अभी इसको क्या है, खुद के परिवार के जो लोग हैं उसको तंग करते हैं और शासन अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं, जैसे सूजा। ठीक है, आस्करण, ये भी दोबारा से गद्दी पाने की कोशिश करते हैं। तो भारमल को कहीं ना कहीं लगता है कि जो मेरे परिवार के लोग हैं वो
अन्य शक्तियों से जाकर मिलेंगे। जैसे उस समय सबसे बड़ी शक्ति हुआ करते थे अकबर। अकबर का साम्राज्य उस समय काफी बड़ा या विस्तृत हो गया था भारत के अंदर। और एक और अन्य जो शासक थे शेरशाह सूरी के एक पुत्र थे सलीम शाह, उनसे भी इनको खतरा था। तो उसी संबंध में हम बात करेंगे कि भारमल कैसे राजा बने। देखो, आस्करण क्या करता है, इनके खिलाफ विद्रोह कर देता है। किसके खिलाफ? भारमल के खिलाफ। क्योंकि आस्करण है जो बीच में गद्दी पर बैठ जाता है अमेरिकी पे। तो आस्करण क्या करता है कि शेरशाह सूरी का एक लड़का होता है, कौन? सलीम शाह, उसके पास जाता है और सहायता मांगता है। किसके लिए? आमेर की गद्दी छीनने के लिए। तो सलीम शाह है जो क्या करता है, खुद स्वयं तो आता नहीं है और हाजी खां को भेज देता है अपने सूबेदार को। किसके साथ? आस्करण के साथ। जब हाजी खां आमेर के ऊपर, भारमल के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, कौन? हाजी खां। हाजी खां अटैक करने के लिए आता है आमेर के ऊपर। किसके ऊपर? अभी आमेर का शासक कौन है? भारमल। अब देखो थोड़ा सा, तो भारमल के पास, भारमल के ऊपर अटैक करने कौन आते हैं? हाजी खां और आस्करण। तो भारमल क्या करता है, हाजी खां को तो पैसे दे देता है, हाजी खां को पैसा दे देता है और अपने पक्ष में कर लेता है, पैसा देके अपने पक्ष में कर लेता है। और आस्करण को उस समय क्या करता है, नरवर का क्षेत्र दे देता है। आस्करण को नरवर का क्षेत्र दे देता है। नरवर का क्षेत्र देकर क्या करता है, अपने पक्ष में कर लेता है। ठीक है। अभी तो भारमल जैसे तैसे इनसे समझौता करके और भारमल अपना अस्तित्व बचाए रखता है। उसके बाद क्या होता है, इसको तो शांत कर देता है, लेकिन अभी कौन बचा हुआ है? अभी पूर्णमल का पुत्र सूजा बचा हुआ है। तो सूजा क्या करता है कि मेवात क्षेत्र का, उस समय में एक सरफुद्दीन नाम का अकबर का गवर्नर हुआ करता था मेवात क्षेत्र का। मेवात क्षेत्र में अपने डिस्ट्रिक्ट आएंगे अलवर भरतपुर, राजस्थान के अलवर भरतपुर। और उस समय मेवात क्षेत्र काफी बड़ा हुआ करता था, नू मेवात भी इसी के अंदर आया करता था। ठीक है। तो यहाँ का जो गवर्नर अकबर का होता है, अकबर द्वारा नियुक्त होता है, कौन होता है? सरफुद्दीन। ये सरफुद्दीन को लेकर क्या क्या करता है, आमेर के ऊपर अटैक कर देता है। किसके ऊपर? आमेर के ऊपर। जब आमेर के ऊपर अटैक कर देता है तो भारमल तो एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ होता है। तो भारमल क्या करता है, सरफुद्दीन को कुछ पैसे देने की शर्त रखता है। लेकिन इतना पैसा उस समय भारमल के पास नहीं होता है कि सरफुद्दीन को पूरा पैसा वो एक साथ दे सके। तो वो सरफुद्दीन क्या करता है, अपने साथ 3 लोगों को लेके चला जाता है। 3 लोगों को लेके, जो कि भारमल के खास होते। एक तो भारमल का पुत्र होता है जगन्नाथ। ठीक है। और उस समय जो उनका भीमदेव का जो पुत्र था आस्करण, वो भी किसके साथ होता है? भारमल के साथ होता है। तो एक आस्करण। ठीक है। 2 हो गए। एक व्यक्ति को ले जाता है जो इनके ठिकानेदार होता है, उनके पुत्र को लेके चला जाता है। ठीक है। तो 3 व्यक्तियों को लेकर कहाँ चला जाता है? अपने साथ लेके मेवात क्षेत्र चला जाता है। जोबनेर का होता है, जोबनेर का ठिकानेदार का पुत्र को लेके कहाँ चले जाते हैं? सरफुद्दीन है जो वापस मेवात चले जाते हैं। ठीक है। 3 व्यक्तियों को लेके अमानत के तौर पर सरफुद्दीन लेकर चला जाता है। तो अब कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से भारमल को ये डर सता रहा था कि मेरा जो अस्तित्व है वो रहेगा या नहीं रहेगा, और जो आमेर की राजगद्दी है वो बची रहेगी कि नहीं रहेगी। इन कारणों की वजह से भारमल भी क्या करता है, अकबर से नजदीकियां बनाना शुरू कर देता है, अपने संपर्क साधना शुरू कर देता है। तो जो देखो ये अकबर से किस प्रकार से संपर्क साधता है। एक होता है हाजी खां, जो मैंने अभी बताया था, हाजी खां। इसको लेके कौन आता है? आस्करण लेके आता है। सलीम शाह का कौन होता है? ये सूबेदार होता है। हाजी खां क्या करता है कि नारनौल का मजनू खां, नारनौल का मजनू खां, ये भी क्या होता है, अकबर का गवर्नर होता है। मजनू खां भी नारनौल का, हरियाणा के अंदर पड़ता है नारनौल। ये मजनू खां को चारों तरफ से घेर लेता है। तो हाजी खां को भारमल पहले से ही जानता है। ठीक है। तो ये पैसों का प्रलोभन देकर हाजी खां से इसको बचा लेता है। किसको? मजनू खां को। तो मजनू खां की सहायता से सबसे पहली बार, प्रथम बार अकबर से मिलता है कौन? भारमल। कहां पर मिलता है? दिल्ली के अंदर मिलता है। क्योंकि भारमल को अकबर से मिलना था, तो अपना मौका देखता है
और मजनू खां की मदद से फर्स्ट बार ये अकबर से मिलता है, कहाँ, दिल्ली के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, देखो दूसरी बार कैसे मिलेगा। अभी दूसरी बार बारमले जो सांगानेर में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सांगानेर में। कब, जनवरी 1562 में। कब मिलेगा, 20 जनवरी 1562 ईस्वी को मिलता है। किसकी मदद से मिलता है, चगताई खां। चगताई खां अधिकारी होता है अकबर का, इसकी मदद से मिलता है। ठीक है, कैसे मिलता है कि अकबर है जो जियारत मांगने के लिए अजमेर जा रहा होता है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। तो इसका जो सारा प्रबंध है, जो बीच में रास्ते में रुकने का, सांगानेर में कौन करता है, बारमल करता है। तो वहां पर चगताई खां है जो अकबर से बारमल को मिला देता है। ठीक है, 20 जनवरी 1565। उसके पश्चात क्या करता है बारमल, अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह किससे सॉरी, अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह फरवरी 1562 ईस्वी में सांबर नामक जगह पर अकबर से कर देता है। सांबर नामक जगह पर अकबर से कर देता है। ठीक है, विवाह कर देता है और अकबर की अधीनता तो ये स्वीकार सांगानेर के अंदर ही कर लेता है 20 जनवरी को ही। ठीक है, विवाह कहाँ कर देता है, अभी वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर दिए। तो क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का या राजपूताने का प्रथम जो शासक अकबर की अधीनता स्वीकार करता है तथा साथ ही वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजा कौन बनता है, बारमल बनता है। ठीक है, अभी देखो बारमल राजा बन गए। बारमल या बिहारी मल भी इसको बोलते हैं, कई बार एग्जाम में बिहारी मल भी ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इसके दो नाम होते हैं। और अकबर क्या करता है, इसको 5000 की मनसबदारी दे देता है अधीनता स्वीकार करने के बाद। कितने की, 5000 की। ठीक है, और एक अमीर उल उमरा की उपाधि देता है। कौन देता है, अकबर देता है। ठीक है, या फिर राजा की उपाधि कौन देता है, अकबर देता। अकबर अधीनता स्वीकार करने पर और उसकी पुत्री से विवाह करने के बाद 5000 की मनसबदारी देता है। राजा अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान करता है, 2। और इसके बदले में बारमल क्या करता है, अपने पुत्र भगवंत दास और पौत्र मानसिंह प्रथम, उस समय ये 12 वर्ष का होता है। ठीक है, इसको क्या करता है, अकबर की सेवा में, उस समय अकबर की सेवा में भेज देता है। कहां पर, आगरा के अंदर। ठीक है, आगरा दरबार। आगे बढ़े, यहां तक समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। अब देखो इसके बाद में क्या होता है, शासक कौन बनता है, भगवंत दास बनता है। बारमल के बारे में अभी इतना ही याद रखना है आपको, इससे ज्यादा अभी याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में क्या होता है, बारमल की मृत्यु हो जाती है और शासक कौन बनता है, भगवंत दास बनता है। भगवंत दास है जो बारमल के 10 पुत्रों में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, भगवंत दास या भगवान दास, दोनों नाम देखने को मिलेंगे इतिहास में हमको। ठीक है, इसके बारे में एक चीज याद रखनी है आपको, कौन सी, कि भगवंत दास की पुत्री होती है एक, कौन होती है पुत्री, क्या नाम होता है, मानबाई। क्या नाम होता है, मानबाई। इसका विवाह किसके साथ कर देता है, जहांगीर के साथ कर देता है। अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ कर देता है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, सलीम। और इन दोनों से ही खुसरो पैदा होता है। कौन पैदा होता है, खुसरो पैदा होता है। बस ये याद रखना है अभी आपको। 5000 की मनसबदारी है तो वो तो बरकरार रहती है अभी भी, इनको भी 5000 की मनसबदारी मिलती है अकबर द्वारा। अब देखो
भगवंत दास के पश्चात यहाँ का जो शासक बनता है वो कौन बनता है? 1590 ईस्वी के अंदर मानसिंह फर्स्ट बनेगा। 1590 से लेके अभी ये शासक रहेगा 1516 तक, सॉरी 1616 तक। कौन रहेगा? मानसिंह फर्स्ट। इसका शासनकाल आपको याद रखना है, मानसिंह फर्स्ट का शासनकाल, या मिर्जा राजा मानसिंह। देखो इनको अकबर द्वारा मिर्जा राजा, दो उपाधियां मिलती है, मिर्जा राजा और फरजंद की उपाधि। कौन देता है? अकबर देता है। ठीक है, अकबर देगा। ठीक है, और इनको कितने की मनसब देता है अकबर? इनको अकबर है जो फर्स्ट में 5000 की मनसब देता है, और विश्वास जब इनके ऊपर जम जाता है तो कितने की देता है? फिर बाद में इसको बढ़ाकर 7000 कर देता है। ठीक है, पहला हिंदू राजा जिसको अकबर ने 7000 की मनसब दी थी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है। अब देखो, मानसिंह एक बहुत साहसी और अच्छा कूटनीतिज्ञ, सेनापति या राजा होने के साथ साथ एक धार्मिक प्रवृत्ति का भी आदमी होता है। सबसे अधिक मंदिरों का निर्माण राजस्थान और बाहर में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण कौन करवाता है? मानसिंह करवाता है। इससे पता चलता है कि हमारे अपने धर्म के प्रति ये कितना जागरूक हुआ करता था मानसिंह। ठीक है, अभी देखो मानसिंह के बारे में पढ़ते हैं। मानसिंह के सैनिक अभियान, सैनिक अभियान से क्वेश्चन मानसिंह के से कई बार आ जाता है। सैनिक अभियान, ठीक है, इसका अकबर के जो दरबार में बहुत बड़ा महत्व होता है और अपना वर्चस्व बनाए रखता है। और अकबर है जो इनको अपने उसके अंदर रखता है, नवरत्नों के अंदर, नवरत्नों के अंदर भी शामिल करता है इनको अकबर। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अकबर के समय में मानसिंह का कितना प्रभाव रहा हुआ होगा, या उस समय रहता होगा मानसिंह का। ठीक है, अब देखो अकबर है जो पहला जो सैनिक अभियान मानसिंह को कहां पर भेजता है? रणथंभौर पर भेजता है। कहां पर? रणथंभौर पर। रणथंभौर के लिए जाते हैं मानसिंह है जो, कौन से ईस्वी में? 1569 में। उस समय रणथंभौर के शासक होते हैं सुरजनहाड़ा। कौन होते हैं? सुरजनहाड़ा होते हैं। और जब प्रथम सैन्य अभियान पर जब ये जा रहे होते हैं, प्रथम सैन्य अभियान यहाँ पे लिख लेना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रथम सैन्य अभियान, मानसिंह का प्रथम सैन्य अभियान, इसको याद रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मानसिंह का प्रथम सैन्य अभियान कौन सा होता है? रणथंभौर का होता है। ईस्वी कौन सी है? 1569। ठीक है, सुरजनहाड़ा के खिलाफ रणथंभौर के ऊपर, और इनके साथ इनके पिताजी भगवंत दास भी साथ जाते हैं। भगवंत दास जी साथ क्यों जाते हैं? क्योंकि प्रथम सैनिक अभियान है, और 1562 में चले गए थे। 1550 में इनका जन्म हुआ था। 1550 में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मौजमाबाद में हुआ था। मानसिंह का जन्म स्थान भी पूछा गया, मौजमाबाद। कौन से सन में हुआ था? 1550 में। यानी 19 साल की उम्र में ये रणथंभौर पर अटैक करने चले जाते हैं। ठीक है, अभी देखो 69 में गया ना अटैक करने के लिए। पंद्रह सौ 50 ईस्वी में जन्म हुआ मौजमाबाद में। अब देखो आगे दूसरा सैनिक अभियान इनका 1572 ईस्वी। दूसरा सैनिक अभियान कौन सा है? सन 1572 ईस्वी। कहाँ जाते हैं? गुजरात पर अटैक करने जाते हैं। कहाँ? गुजरात अभियान पर। किसके खिलाफ? शेर खां के खिलाफ। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? गुजरात के शेर खां को हराकर अपने कब्जे में कर लेते हैं। उसी समय ईडर में भी जाके अपना राज्य स्थापित करते हैं। उसके बाद जो तीसरा जो अभियान है वो 1573 ईस्वी में वापस लौटते समय
डूंगरपुर के शासक हुआ करते थे आस्करण। डूंगरपुर के शासक कौन हुआ करते थे? आस्करण। इन पर भी अटैक करते हैं और इसको अकबर की अधीनता स्वीकार करवा देते हैं। ठीक है। उसके बाद जो चौथा जो अभियान था वो 1576 ईस्वी, हल्दी घाटी का युद्ध। इसके बारे में सबको पता है, हल्दी घाटी के युद्ध का। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के विरुद्ध। ठीक है। पांचवा देखो 1580, उत्तर पश्चिमी सीमांत, पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, अभी का पाक और अफगानिस्तान का क्षेत्र। ठीक है, उधर की तरफ इनको भेजते हैं अकबर। उसके बाद देखो 1585 ईस्वी में काबुल का क्या बना देते हैं? इनको सूबेदार बना देते हैं। काका काबुल का सूबेदार। अकबर है जो काबुल का सूबेदार इनको नियुक्त कर देते हैं, सूबेदार। ठीक है। देखो अब आप इन चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं कि अकबर के जो दरबार में मानसिंह का कितना प्रभाव रहा होगा और ये कितने वीर राजा या वीर सेनापति हुआ करते थे अकबर के। 1572 1570 5069 में गुजरात पे अटैक करते हैं, सॉरी रणथंबोर पर अटैक करते हैं। 72 में गुजरात जीत कर देते हैं। 73 में फिर डूंगरपुर के आस्करण को अधीनता स्वीकार करवाते हैं और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ते हैं। 1580 में उत्तर पश्चिमी सीमांत जो वर्तमान में पाक और अफगानिस्तान का क्षेत्र। 1585 काबुल का सूबेदार नियुक्त करते हैं और यहीं पर ही ये काबुल के 5 कबीलों को जीतकर आमेर का जो झंडा है सफेद रंग से ये 5 रंगों का फहराना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और मैं झंडे के कलर आपको बताऊंगा आगे। ठीक है। उसके बाद में सन ये हो गए 6, पहला मैंने आपको पिछले उसमें दिखाया, अभी इनको नोट कर लो एक बार। देखो 1587 और एक डेट याद रखनी है 1594। ठीक है, तो 1587 में क्या करते हैं? काबुल से अकबर है जो इनको हटा के कहाँ भेज देता है? बिहार का सूबेदार नियुक्त कर देता है। ठीक है। 1594 में बंगाल में कुछ विद्रोही खड़े हो गए थे अकबर के खिलाफ, उनको दबाने के लिए बंगाल का सूबेदार नियुक्त करता है। ये प्रमुख सैनिक अभियान है मानसिंह के। इसके पश्चात अगली नेक्स्ट वीडियो में हम मानसिंह के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इन सैनिक अभियानों के बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है इसलिए वीडियो को आज हमें यहीं रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम मानसिंह और उसके बाद में मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को हमारे को। बहुत बहुत धन्यवाद।